अध्ययन शिविर इन सब चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं। और नेता है तो भाषण की आदत है, ताली बजवाने की आदत है, तो उसी प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। मैं इस वर्कशॉप से बहुत ही कहिए तो मुझे बल मिलता है। दो संगठनों में या कहिए IPF के ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के सहयोगी संगठन जो यहाँ अच्छा काम कर रहा है, झारखंड नवनिर्माण दल, उन लोगों के सहयोग से जो मैं देख रहा हूँ, इसमें महिलाओं की बहुत अच्छी तादाद है और पुरुष भी इसमें है। और शहरों में काम करने वाले तबके भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं ये मोटी मोटी जो कुछ बातें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, दिनेश एब्रॉल जी बौद्धिक समाज में जो ऊंचे तबके की बात होती है ज्ञान के संदर्भ में, तो दिनेश एब्रॉल जी ने उस क्षेत्र में रहते हुए भी पिछले 40-50 साल से निचले स्तर पर आपके गांव में, आपके घर में रहकर समझकर कुछ मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई हैं, मैं चाहता हूँ कि इस अध्ययन शिविर के बाद, इस राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद मेरा आग्रह होगा कि जितने गांव सभाओं से आप आए हैं, जैसा विजय जी ने बताया था, 1000 कमेटियाँ गांव में आप लोगों ने गठन कर लिया है। 1000 कमेटियों का करना मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पर ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो 1000 में अगर आपकी तादाद इसमें चुन करके और एक सिद्धांत बनाने वालों का, एक ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों का अगर एक समूह आप तैयार करते हैं, तो इससे झारखंड को भी फायदा होगा और देश के लोगों को भी फायदा होगा। दिनेश एब्रॉल जी ने जो बातें रखी थी, 2 मिनट में उस पर रखना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से हमारी बात में और अक्षय जी के बात में या अन्य साथियों में राजनीतिक एकता है, उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी की जरूरत नहीं है। लेकिन दिनेश एब्रॉल ने जो बात कही वो आप लोगों को कुछ को अटपटा भी लग सकता है, जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, ये शब्द से शायद आप वाकिफ न हो, लेकिन ये शब्द प्रचलन में है। प्रचलन में इसलिए है कि अमूमन पूरा समाज इसको अपने ढंग से व्याख्यायित करता है और हिंदी में इसे उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के रूप में देखता है। उसका सीधा मतलब है कि पूंजी के बल पर, तकनीक के बल पर हमारे जो भी राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ से लेकर कृषि, जमीन, ज्ञान, हर क्षेत्र में दुनिया के कुछ बड़े देश हैं, वो मिट्टी के दाम पर खरीद लेते हैं। जैसे आप देखिए, आप यहाँ से स्टील का उत्पादन नहीं, आयरन ओर का उत्पादन करते हैं।
आप कच्चा माल सप्लाई करते हैं, रॉयल्टी कितनी मिलती है? भारत सरकार बहुत कम दाम पर इसका रॉयल्टी लेती है। और अगर आप देखिएगा जैसे झारखंड में कम सरकारी आंकड़े के सामने कम पैसे में उन्होंने प्राइवेट बड़े जो पूंजीपति हैं उनको बेच दिया और एक मिनिस्टर हजारों करोड़ रुपया आपकी इसी नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर वह नया पूंजीपति, नया व्यक्ति बन जाता है। आपको याद है मेरे ख्याल से एक कोड़ा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, कोड़ा ही नाम था, कोड़ा। तो वो महोदय एक शायद विधायक थे और खींचातानी में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनको इतना अकूत पैसा दिया गया कि उनको जेल में जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं पैसा क्यों दिया जाता है। पैसा इसीलिए दिया जाता है कि वो आपकी अपनी संपत्ति, आदिवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी जो लोग भी हैं, जो बाप दादों के जमाने से हजारों साल से आपके रहने खाने की चीजें थी, उसको उन्होंने मिट्टी के दाम पर बेच दी और सामने से कम दाम में बेचा, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया, कमीशन कर लिया, कमीशन पूरी बड़े पैमाने पर कर ली। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिनेश अग्रवाल ने जो बात करी है, वह बात देखिए, इन्होंने 7 पॉइंट जो रखे थे, मैं मोटे तौर पे कह रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि हमारे सामने, ये तो सब लोग जानते हैं, गरीबी है, बेकारी है, मच्छर काट लेते हैं, मर जाते हैं, पानी की समस्या आती है। मैं तो आदिवासी इलाकों में देखा हूँ भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, रात को लोग आधे पेट खा के रहते हैं, महिलाओं की बड़ी बुरी हालत है, गैर आदिवासियों की भी यही स्थिति। लेकिन बड़े पैमाने पर मैंने देखा है कि दिन भर रात भर मेहनत करके एक गट्ठर लकड़ी उठाती हैं, बनाती हैं और 10 रुपये 5 रुपये में किसी की दुकान पर बेच के चले आते हैं। ये हालत इनके आर्थिक स्थिति का है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ा शोषण है, शोषण तो है। सवाल ये बता रहे हैं कि ये शोषण क्यों है और इससे निपटा कैसे जा सकता। तो शोषण में ये कह रहे हैं कि भाई हमने गलत रास्ता लिया है। किस चीज से गलत रास्ता लिया है? उन्होंने कहा कि जब आजादी हमको मिली थी, उस आजादी के बाद हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये है कि बड़े पूंजीपतियों को उनके कंधे पर देश को चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाए। दूसरा रास्ता था जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वो क्या है? आदिवासी भी तो किसान ही है, उनकी जाति पहचान आदिवासी की है तो किसान। दूसरा कहता था कि नहीं, किसानों को, मजदूरों को, उसको केंद्र में रख करके राष्ट्र निर्माण किया जाए। ये 2 रास्ते थे। तो इन्होंने अपने पेपर में दिया है, 7 पॉइंट जो का इन्होंने दिया है, उसमें इनका कहना था कि खामी हमारे रास्ते में ही थी, इसीलिए आदिवासियों के लिए, गैर आदिवासियों के लिए, यहाँ तो मैं यहाँ तक कहता हूँ रांची के लिए इतना क्षेत्रीय असंतुलन है कि आप समझ नहीं सकते। पिछले दिनों में गया था उड़ीसा, अक्षय जी से मिलने भी बात भी हुई। मैं तो उड़ीसा स्टेशन पर आया तो मुझे लगा कि भाई इतना संसाधन उड़ीसा देता है, लेकिन यहाँ पर रेलवे का जो स्टेशन है वो इतना पिछड़ा है कि इस तरह की कल्पना हम दिल्ली, लखनऊ और डेवलप्ड इलाके में नहीं कर सकते। माने व्यक्तियों का तो शोषण होता ही है, क्षेत्रों का भी शोषण होता है।
उन क्षेत्रों का शोषण होता है जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय का निर्माण करते हैं। वही मैं रांची में देखा। मेरी मिसेज को पैर में चोट थी, नहीं चढ़ पा रही थी, तो सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि आज के युग में भी आपको न्यूनतम फैसिलिटी रांची में भी नहीं है। एक आध आपको, जैसे राजधानी से हम आए तो राजधानी इलाहाबाद तक कहीं बीच में एक आध जगह रुकती है, उसके बाद राजधानी यहाँ हर स्टेशन पर रुकते हुए आई, हर तरह का काम उसका हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि राजधानी जैसी ट्रेन भी आपको, हवाई जहाज की तो मैंने यहाँ यात्रा नहीं की है, लेकिन केंद्रीय नियोजन में यह जो क्षेत्र पिछड़े हैं, इनको पिछड़े रहने के लिए छोड़ दिया गया। तो व्यक्तियों का भी शोषण है और क्षेत्रों का भी शोषण है। तो इस बात को जो अब्राम ने लिखा है, उनका कहना है कि ये शोषण इसलिए है कि हमने जो रास्ता चुना था अपने विकास, वो रास्ता ही गड़बड़ है, उसे छोड़ने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में और बुरी हालत होगी। अभी 80 करोड़ लोग राशन पर चल रहे हैं, आने वाले दिनों में उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। गरीबी की रेखा के नीचे लोग बढ़ रहे हैं। तो एक समय है, तो ये केवल व्याख्या समस्याओं का नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं। इसीलिए खूंटी से लेके जमशेदपुर तक घूमते हैं। और अभी बताया भी इन्होंने कि एक वर्कशॉप। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहली बात तो इसको गंभीरता से, इनका पेपर आपके बीच में रखा गया है, उसको आप लोग गहराई से उसको देखिएगा, समझिएगा। और जो हमारे मित्र लोग भी आए, जिन भी कारणों से आए हों, उनसे भी मैं कहूँगा, अक्षय जी से भी कहूँगा कि इसी तरह का वर्कशॉप उनको भी उड़ीसा में रखना चाहिए और इस पर काम करना, क्योंकि हम लोग बहुत वो सब काम नहीं कर पाते हैं जो काम हमारे बुद्धिजीवी साथी सैद्धांतिक क्षेत्र में करते हैं। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छा भाषण दे लेते हैं, लोगों को मोबिलाइज कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने में उसी तरह के दक्ष हम लोग नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस तरह के क्रांतिकारी बुद्धिजीवी जो जनता में हमसे ही, हमारी तरह ही जुड़ रहे हैं, इनके दिए ज्ञान का उपयोग हमें अपने आंदोलन और अपने विकास के लिए करना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे सवाल। दूसरा सवाल क्या है? वह सवाल है कि देखिए, हमारे बीच में भी विचारों में, भारत में कहा जाता है कि जितने सर हैं उतने विचार हैं। मैंने हर आदमी अपने में एक दार्शनिक है, जिससे पूछिए वो अपनी व्याख्या दे देगा और उसका एक सॉल्यूशन दे देगा। कोई कह देगा कि तकदीर ही खराब थी, वहीं से लिखा के आए हो, इसलिए तुम्हें तो भुगतना ही होगा, यह भी विचार। कोई कहेगा कि बड़ी योजनाएं हैं, तुमको ज्ञान नहीं है, जैसे हमारे डॉक्टर राहुल ने कहा, वो क्रिप्टो करेंसी तक चले गए, बोले हजार लोग कमाते। अच्छा, वो अपने जीवन में कमाते, मोबाइल से जुड़ने के लिए इंटरनेट ही नहीं मिलता, दवा ही नहीं मिलती। हम देखे हैं सोनभद्र में, यहाँ भी विजय जी वगैरह अध्ययन करेंगे, अगर कोई बीमार हो गया, सीरियस बीमारी हो गई, तो गांव में जो चिकित्सालय की व्यवस्था है उसमें वो बंद रहते हैं या तो जानवर वहां जाके बैठे रहते हैं। और कुछ हो गया तो आदिवासी समाज को कहां से कहां तक जाना पड़ता है, प्रॉपर हॉस्पिटल भी नहीं, पढ़ने लिखने की शिक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं।
और अगर कुछ है नहीं तो दलालों की इतनी बड़ी फौज है कि वो केवल दलाली ही करते हैं, 24 घंटे हर काम में दलाली करते हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम सभी विचारों को एक जगह ले आए। हमारे बीच में अम्बेडकरवादी भी विचार के लोग हैं, साथी जैसे दिनेश अग्रवाल एक मार्क्सवादी परंपरा से आते हैं, हमारे साथी अक्षय गांधीवादी परंपरा से आते हैं। तो इनकी व्याख्याओं में अलग अलग तरीके से फर्क हो सकता है, लेकिन हमने अभी इन सभी विचारों को एक करने के लिए हमने 8 सूत्री एक कार्यक्रम शायद आपके राज्य के लिए भी तय किया है। इसको आप लोग अगर ये बांट दिया गया हो तो देख लें। पहला है, हम अधिकार की बात कर रहे हैं अक्षय जी, हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे। अक्षय जी है नहीं क्या? मैं अधिकार की बात कह रहा हूँ। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीनों को आवासीय भूमि का अधिकार, यह हमारे संविधान में जो 1950 में हमने स्वीकार किया, यह हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। और यह जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको जो नहीं लागू कर रही है, ये जनता के साथ और संविधान के साथ वह विश्वासघात कर रही है। इसलिए हमारा कहना है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीनों को आवासीय भूमि का अधिकार जो संविधान में दिया गया है। अक्षय जी आ गए, उनको मैं बता दूं कि ये मैं जो अभी पढ़ा हूं, क्योंकि हमारे सहकर्मी हैं, देश भर में घूमते हैं ये भी, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं मुद्दा नहीं गिना रहा हूं। मैं संविधान प्रदत्त रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीनों को आवासीय भूमि के अधिकार की बात कर रहा हूं। यह मामला नीतिगत मामला है जिसको अग्रवाल साहब ने अभी रखा है। ये किसी सरकार से मांग करने वाला मामला केवल नहीं है, यह नीतिगत मामला है कि संविधान के जो डायरेक्शन है वह लागू किए जाए। यह हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है। ये मैंने जो 9 बिंदु आपके लिए चुने हैं, उन 9 बिंदुओं को मैं एक एक करके इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बीच में कोई गांधीवादी हो सकता है, कोई मार्क्सवादी हो सकता है, कोई लोहिया को मानने वाला हो सकता है, कोई अम्बेडकरवादी हो सकता है, या कोई पर्यावरणवादी हो सकता है, या कोई अन्य विचार का हो सकता है। मैं चूंकि विचारों में इतना बिखराव है और इसी बिखराव में अवसरवाद और शोषण भी छिपा है, ये भी जान लीजिए। ये जो बहुत बिखराव है विचारों में, उसको हम तो केवल शास्त्रार्थ चला के नहीं हल कर पाएंगे। तो जो अभी मुद्दे हमारे सामने हैं, इन मुद्दों पर हम चाहते हैं कि ये जो भी लोकतांत्रिक विचार और बदलाव के लोग हों, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर एक मंच पर आए। तो पहला सवाल रोजगार, शिक्षा का। दूसरा मैं कहता हूँ झारखंड के लिए मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है लेकिन बहुत कम आबादी है हमारे आदिवासियों की, उनका तो और शोषण है। लेकिन झारखंड में आपकी जो राज्य इकाई है, अगर इस अन्याय के खिलाफ आपकी सांस्कृतिक पहचान को ही खत्म किया जाए, मैं साथी अक्षय से उड़ीसा के लिए भी कहूंगा, और उनको मैंने कहा था आप छत्तीसगढ़ का भी दौरा करें। आपको जबरन
सन 61 तक लोक लिहाज था तो आदिवासियों की छोटी मोटी तादाद नहीं थी, तब भी आपकी बहुत बड़ी करोड़ों में आपकी आबादी थी। तो एक लोक लिहाज संविधान के दबाव में आदिवासियों के भी जब जाति जनगणना होती थी तो उसमें उनका एक कालम हुआ करता था, आदिवासी कालम, जो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, ईसाई नहीं थे, या इन धर्मों में रहते हुए भी जो आदिवासी थे वह अपनी पहचान आदिवासी कोड के रूप में एक कालम होता था, उस पर वो अंगूठा या निशान लगाते थे। यह 61 के बाद खत्म कर दिया गया। अब तो मैं देख रहा हूँ कि आदिवासियों में इतने कुछ बड़े दलाल पैदा हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा धर्म तो हिंदू है, हिंदू धर्म और सरना धर्म में कोई फर्क है नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, आदिवासियों का धर्म किसी मूर्ति पूजा और कोई कर्मकांड, कोई गरुड़ पुराण पढ़ने की नहीं रह गया। प्रकृति के ही लोग थे, प्रकृति की ही पूजा करते थे, चाहे पेड़ पौधे का किए हो, पहाड़ का किए हो, खेती बाड़ी का किए हो। तो जबरन किसी को अगर कोई अपने मन से कहे कि नहीं हम हिंदू बन जाएंगे तो बना दो भाई, लेकिन कानून की ताकत से आप उसको क्यों हिंदू बनाना चाहते हैं, या पैसा दे के उसको क्रिश्चियन क्यों बनाना चाहते हैं, या पैसा दे करके उसको मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं, सिख क्यों बनाना चाहते हैं? अरे भाई जो उसके मन में आएगा, वो अगर आदिवासी है तो आदिवासी पहचान उसकी सुरक्षित रहनी चाहिए। नहीं क्या होगा इससे आप जानते हैं, इससे क्या होगा कि जब आदिवासियों की संख्या जनगणना में कम हो जाएगी तो जो आपके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा, जो आपके फायदे के लिए लोक कल्याणकारी राशन पानी की व्यवस्था होती है वो भी कम हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आपको, अब जैसे मान लो कुछ जातियों को मैं देखता हूँ, जैसे कोल है उत्तर प्रदेश में, यहाँ कोल को उसी का दूसरा नाम यहाँ लेते हैं, क्या नाम है विजय जी, वो उरांव कहते हैं। अब कोल हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है और कोलों को जो वहाँ दर्जा नहीं मिला है कोल का, मैंने आदिवासी होते हुए भी आदिवासी न मान के उनको एससी कहा गया। अब भाई आपको कोई कहे, कोई जो जाति में विश्वास करता है, धर्म में विश्वास करता है, कोई अगर हिंदू है तो उसे कहो कि तुम मुसलमान हो, कोई सरना वाला है तो उसे कहो कि तुम नहीं हिंदू हो, ये तो भाई जोर जबरदस्ती है, कानून के खिलाफ है। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं मिला है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को जबरदस्त ढंग से बात होनी चाहिए कि आदिवासी आज से नहीं वही मूल निवासी है, और झारखंड में आदिवासी मूल निवासी का जो प्राधिकार है अगर उस पर चोट पड़ती है तो पूरा समाज खड़ा होगा, चाहे वो मूलवासी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अन्य समाज। तो हमने जो विषय चुना है, देखिए मैंने जो टॉपिक दी है इसको गहराई से पढ़िएगा, झारखंडी अस्मिता को लोकतांत्रिक दिशा देने का सवाल। माने केवल हम झारखंडी के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे या इनके अधिकार के लिए लड़ते हुए जो लोग यहाँ आके बस गए हैं, रह रहे हैं, उनको जो संविधान में अधिकार मिला है उस संविधान के अधिकार का भी हम सम्मान करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हम संविधान विरोधी नहीं है। अब जैसे एक प्रस्ताव दिया विधानसभा ने, दो बार गवर्नर लौटा दिया, संविधान के विरुद्ध लौटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो खतियान 1932 का है इसको माना जाए। अब मैं पढ़ रहा था उसी में उन्होंने यह भी लिखा कि केवल हम जो नौकरी की बात कर रहे हैं वो क्लास 3 क्लास 4 की बात कर रहे हैं, और नौकरियों पर हम डाका नहीं डाल रहे हैं।
चलो सरकार कुछ सुझाव भेजी। गवर्नर ने क्या किया, जो कानून सम्मत नहीं था, पहली बार तो लौटा दिया विचार के लिए, दूसरी बार भी लौटा दिया। और वो अभी जो आपका प्रस्ताव विधानसभा का था, वो अभी राष्ट्रपति के यहाँ पड़ा हुआ है। राष्ट्रपति माने भारत सरकार उसको दबा के रखी। जैसे आज पिछड़े समाज के लिए रोहिणी कमीशन बैठा था, वहां दबा के रखी। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा आपका मुद्दा था कि ये जो आपके सवाल है, झारखंडी समाज की बेहतरी हो, और जो गैर झारखंडी, जो मूलवासी या 1932 के बाद या 50 के बाद आए, यही बस गए, घर द्वार हो गया, उनको आप निकालने के लिए नहीं कह रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि भाग जाओ झारखंड से, आप कह रहे हो रहो, सम्मान के साथ रहो, तो संविधान में आपका अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकारों का अतिक्रमण मत करो। मैंने देखा है कि कैसे गांव में महाजनी होती है, अधिकांश से बिहार से, यूपी से आके, और वहाँ तो त्रिशूल गाड़ देते हैं, धर्म कर्म करने लगते हैं। और हम तो देखे पत्तल पत्तल घर में खाना खिला के आदिवासियों की जमीन लिखवा दी गई, और वो बेचारे जब मुकदमा करने जाते हैं तो उनको मुकदमे में इतना थका दिया जाता है कि जो घर का पैसा वो भी बर्बाद हो। तो ये एक मैं ये कह रहा था कि हमारा जो बड़ा काम है झारखंडी अस्मिता की रक्षा करना, और जो संविधान सम्मत अधिकार अन्य लोगों का है उसका भी सम्मान करना, ये हमारा बड़ा काम है। इसके अलावा मैं समझता हूँ आपकी पूंजी पलायन, यूपी से ज्यादा पूंजी पलायन। जैसे ये पूंजी पलायन क्या है, यहाँ जितने लोग हैं वो बहादुर बनते हैं कि मैं पूंजी लाऊंगा, विकास करूंगा। अरे हम कह रहे भाई, बड़ी बहादुरी करनी है तो बाद में दिखाना। वर्ल्ड बैंक और ले आएंगे, पैसा मुफ्त में देंगे। ये माइक्रो फाइनेंस कमीशन क्या है, चिट फंड वाले आए, आपका पैसा लेके चले गए इलाके का। और मैं विजय जी को इस पर शाबाशी दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में, पहले भी आप लोगों ने 10,000 किया था, पूरे झारखंड के जिलों में जिन लोगों ने चिट फंड से और माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं को लूटा है, पूरा समाज खड़ा होकर के उसकी वापसी की मांग करे और कहे कि राज्य उसके लिए सरकारी। ऐसा हुआ है, सहारा कंपनी वाले ऐसा लूट के गए थे, चिट फंड कंपनी में ही, सेबी कंपनी से उनको किया गया, फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सहारा का जो सबसे बड़ा उद्योगपति, अगर ये आंदोलन आप खड़ा करोगे तो झारखंड में आप बहुत बड़ी ताकत बन करके लोगों के भलाई में आप उभर सकोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चिट फंड कंपनी आई है, माइक्रो फाइनेंस, भाई हमारे पास हमारे ही लोग, मैं अप्रत्यक्ष कर की बात नहीं करता हूँ। देखो हिंदुस्तान में कर जो देता है, ये कारपोरेट का जो कर है, ये आम नागरिक के कर से कम है जो इनकम टैक्स देता है। मेरे ख्याल से 13 लाख कुछ करोड़ रुपए आम आदमी देता है, 11 लाख करोड़ के लगभग ये कारपोरेट का टैक्स होता है। मैं कहता हूं कि जो पैसा आपने जमा किया है, खुद जमा किया, पेट काट के जमा किया, वो पैसा यहाँ महिलाओं के लिए तुम क्यों नहीं खर्च करते? हमारे झारखंड का पैसा दूसरे राज्य जिनके पास अकूत पैसा है वो क्यों चला जाता है? झारखंड के लोग अपना पेट काट के दिए हैं, अगर तुम उस पर रोक लगा दो तो जो 25%, 30% के हिसाब से महिलाओं से सूद लिया जा रहा है, वो आप अगर 4% पर ला दो और कहो कि आपका जब पैदावार होने लगेगी, बिक्री होने लगेगी, तब सूद लौटा देना, तब आपका गांव-गांव में भला हो जाएगा कि नहीं भला हो जाएगा? महिला सहायता समूह आपने बना दिया है, बहुत सारे इलाके में देख रहे हैं महिलाओं को दे दिए हैं, वो नहीं दे पाया कोई परिवार तो लाठी लेके महिलाओं को ही उनके खिलाफ खड़ा कर देते। तो मैं ये कह रहा हूँ चिट फंड कंपनी
माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से जो लूट हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। झारखंड का पैसा झारखंड के विकास के लिए होना चाहिए, यहाँ की महिलाओं और यहाँ के नागरिकों के लिए। ऐसे ही आपका मैंने जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हमने उठाया, वो यहाँ एक अरब जो यहाँ का कारपोरेट है झारखंड का, वो इतना लूटता है। जैसे अडानी ने बिजली संयंत्र चलाया, मैंने देखा, मैं एक बार पद यात्रा कर रहा था सोनभद्र चंदौली जिले के नौगढ़ में, वहाँ बड़े बड़े डैम बने, एक वहाँ बभनी मार्केट थी। उस इलाके में मैंने देखा कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के उन जगहों में वो आता था, वह जिला जहाँ बिजली पैदा होती थी। और बभनी गांव में ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, एक भी घर में खंभे नहीं लगे थे, बिजली नहीं थी। मैंने कहा भाई पूरा उत्पादन यहाँ हो रहा है और बिजली दिल्ली जा रही है, लखनऊ जा रही है, इसका क्या तुक है? ले जाओ लखनऊ में, ले जाओ दूसरे शहरों में, लेकिन इन इलाकों में भी तो आप बिजली लगाओ। तब कहीं हम लोगों का आंदोलन खड़ा हुआ, तब जा करके उन्होंने ये काम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने बिजली लगाया। आप हमने अपने सभी साथियों से कहा है कि भाई हम जनता से ये नहीं कह रहे हैं कि सब तोड़ के समाजवाद ला दो, अभी हम समाजवाद की बात नहीं कर रहे, हम अभी लोकतांत्रिक अधिकार की बात। मैं कह रहा हूं कि हमारे आपके जेब को काट के जो हजारों करोड़ मुनाफा हिंदुस्तान में 2.5 से 3 से कारपोरेट परिवार करते हैं, जनता से आप नमक से लेके तंबाकू तक से टैक्स इनडायरेक्ट लेते हो, इन लोगों से ये नहीं कह सकते हो पिछले 10 साल का आंकड़ा देके कि कितना मुनाफा इन्होंने कमाया। कोविड से भी इन्होंने मुनाफा कमाया। कोविड में जब लोग मर रहे थे तो आंकड़े ये बताते हैं कोविड पीरियड में अंबानी अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। युद्ध होता है तो इनको मुनाफा होता है। ये मुनाफा किसके लिए? आपका जेब, आपका मूल्य, आपका उत्पादन लूट करके ये लोग मुनाफा कमाते हैं। आजकल मुनाफा कमाने का एक तरीका और हो गया। हर लोगों को मैं देख रहा हूँ अपने हाथ में एक मोबाइल लिए, लेकिन मोबाइल का डेटा का हमारे पास भारत में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो डेटा अमेरिका चला जाता है, वह डेटा कुछ हिस्सा चीन चला जाता है। इतनी निकम्मी सरकार है जो अपने डेटा को भी प्रोटेक्ट नहीं करती। ये डेटा उतना ही महंगा है जितना कभी सोना और आज के दौर में पेट्रोल और गैस है। इससे कितना लाभ पूंजीपति कमाता है। हमने कहा भाई ज्यादा मत करो, आप इन पूंजीपतियों का जो संपत्ति अमूर्त कमाए हैं इनमें कुछ फीसद इनके ऊपर टैक्स लगा। अगर इनके ऊपर टैक्स लगा देते हो तो हमारा संसाधन जुट जाएगा। झारखंड जैसे पिछड़े इलाके में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र या उड़ीसा जैसे इलाके में हम कम से कम कुछ लोक कल्याणकारी आम जनता के हित के लिए कार्यक्रम ले सकते हैं। तो मैंने अभी अपने सभी साथियों से कहा, रोजगार अधिकार अभियान और रोजगार अधिकार सामाजिक अधिकार अभियान में भी कि हमारा नारा होना चाहिए कि कारपोरेट को टैक्स करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन और भूमिहीनों के लिए आवास की जमीन और मकान दो। ये कर सकते, ये काम किया जा सकता, लेकिन आप ये काम नहीं करना चाहते। नेचुरल रिसोर्सेज पर रॉयल्टी बढ़ाओ और उसमें लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाओ। केवल कुछ एक डीएम एसपी नहीं तय करेगा, गांव समितियां हैं, गांव को अधिकार है। मेरे ख्याल से अनुसूचित 5 के अंदर यह अधिकार हमारे यहाँ दर्ज है। ग्राम सभा को आपने एकदम बेकार कर दिया। हमने पढ़ा बंदूक की नोक पर आप सहमति ले लेते हैं और कहीं कहीं ग्राम सभाओं को कोई अधिकार ही नहीं देते।
तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपकी जिंदगी का सवाल जुड़ा हुआ है। अरे भाई हमको भीख क्यों दे रहे हो राशन का? हमको इस काबिल बना दो कि हम अपने दोनों हाथ चला के पैर पर खड़े होकर कुछ खा सके और तुमको भी खिला सके, देश को भी बचा सके। तो हमारे ऊपर इस तरह के रियायत क्यों करते हो? तो मैं झारखंड में झारखंडी पहचान के साथ साथ जो और जरूरी चीजें हैं, अन्य लोगों के अधिकार और आपके जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उम्मीद करता हूं कि इस कार्यशाला के बाद रोज आप कॉर्पोरेट की वेल्थ पर, उसकी संपत्ति पर कर लगाने और साथ ही साथ बुनियादी जनता की जरूरतों को पूरा करने के एक बैनर के नीचे ये जो हमने 9 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, झारखंड की कमेटी इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, चलाएं और इस पर बहस करें। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, अंतिम बात है कि लोग कहते हैं भाई IPF ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट क्या है? कुछ लोग इसको एक समय CPIML ने इंडियन पीपुल्स फ्रंट बनाया था, उससे जोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ उससे इसका कोई संबंध नहीं। इंडियन पीपुल्स फ्रंट जब बना था तो वह एक वामपंथ की पार्टी ने अपने जन संगठन के बतौर बनाया था, उसका इससे कोई रिश्ता नहीं। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट को बनाने में विभिन्न लोकतांत्रिक विचार के लोगों ने एक सहमति जाहिर की। वह यह कहा कि हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको नीतिगत मुद्दों पर अगर एक है तो हम लोगों को मिलकर एक बड़ा नाम हम लोगों को देना चाहिए। उसका नाम है ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, उसी का नाम है ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट। इसका किसी पुराने वामपंथी आंदोलन या उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे इसको जोड़ा न जाए। पहली बात, वामपंथी दलों के साथ हमारी मित्रता है, हम उनको जेन्युइनली लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी एक अलग पहचान है। अब यहाँ कुछ लोग हमसे विवाद करते हैं, कहते हैं IPF का क्या भविष्य है। मैंने कहा हम इस तरह के तर्क और कुतर्क में नहीं फंसना चाहते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर जन राजनीति का भविष्य है तो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट या उसके समान संगठनों का भविष्य है, इसको कोई नकार नहीं। लोग क्यों इसको नकारते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में बनाया गया, देखिए बड़ी भारी विडंबना है। आप लोग सोचो, हमारे दिमाग में ये बनाया गया कि अरे भाई पार्टियां नहीं है तो मोर्चा कैसे बनेगा। हम ये कहते हैं भाई ये गलत ख्याल है। हमें पूछ रहे हैं पार्टी का मतलब क्या है? कोई कहता है कि पार्टी अम्बेडकर में विश्वास करती है, कोई कहता है गांधी में विश्वास करती है, कोई कहता है मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करती है। पहले पार्टी बना लीजिए और पार्टी बनाने के बाद अपने समान धर्मी जो अन्य पार्टियां हैं उनका मोर्चा बना लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज के दौर में पुरानी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बदल गई है। एक विचारधारा को पकड़ के सब सवाल नहीं हल कर सकते हो, चाहे वो कितना भी डायरेक्ट विचारधारा हो। तो ठीक है, कुछ लोग मार्क्सवाद विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अगर गांधीवाद करते हैं, अच्छी बात है, अम्बेडकर के मानते हैं, अच्छी है, पर्यावरण आंदोलन को एक राजनीतिक धारा बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। ये सब लोग मिल करके आज के दौर में यह प्रयोग करें कि हम लोग मिल करके हमारा नेशनल आज के दौर का सबसे बड़ा संकट क्या है और इस संकट को हल करने के लिए हमारी राजनीतिक दिशा, नीति और आंदोलन क्या है। जो लोग इस पर सहमत हो उन सब लोगों को लेकर के आप एक संगठन बनाइए, चाहे उसका नाम ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट रखिए या कोई भी नाम भविष्य में रख दीजिए, हमें उसका कोई एतराज नहीं, हम उसको स्वीकार और स्वागत करें। तो अब यहाँ एक बात और बता दें, मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब बनी, हालांकि
मध्य वर्ग के लोगों ने बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी थी कि मोर्चा था? किस विषय? मार्क्सवादी थी, जनसंघी थे, संघी थे, गांधीवादी थे, कौन थे? कांग्रेस की एक लक्ष्य था स्वराज, और वो भी बाद में आया। जो लोग स्वराज के लिए लड़ने वाले थे उन सब लोगों को लेके कांग्रेस का मतलब ही होता है एक बड़ा मोर्चा। उन लोगों ने मोर्चा बनाया। यह तो जब आजादी मिल गई और कांग्रेस के नेताओं की सूझबूझ कमजोर हो गई तो आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों को पार्टी से बाहर आना पड़ा। नहीं तो कांग्रेस में सोशलिस्ट भी थे, एक समय कम्युनिस्ट भी थे, एमएन राय वाले भी थे, यहाँ तक कि दक्षिणपंथी ताकतें भी थी। सुभाष बाबू भी वही थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह एक नीतिगत विचारों पर जो मुद्दे बन रहे हैं उन मुद्दों को लेके एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा बना रहे हैं जो मिलजुल करके इन राजनीतिक प्रश्नों पर लड़े। और आज का जो बड़ा अंतर विरोध है, जो मुख्य संकट है, पूंजी, कारपोरेट पूंजी बनाम भारतीय संविधान, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका, इसके सवाल को ध्यान में रखते हुए हम आज के दौर में एक राष्ट्रीय मंच बनाने की बात कर रहे हैं। और वह राष्ट्रीय मंच भारतीय समाज, नागरिक समाज, गांव, शहर, महानगर, हर जगह से आए हुए उभरते हुए जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक कार्यकर्ता है वह उसकी अगुवाई करेंगे। तो मोटे तौर पर मुझे जो कहना है यही बात थी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।